हम मैट्रिक में बढ़िया नंबर लाएंगे ना तो बढ़िया मेहरारू मिलेगा एकदम सब। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया। और वैसे इस उठापटक के बीच बिहार कितना बदला। नीतीश कुमार जब 2015 में आए थे तो उन्होंने लालू प्रसाद यादव के जंगल राज के खिलाफ एक मुहिम चलाकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसके बाद उन्होंने ये कहा था कि मुख्यमंत्री बनते ही बिहार में जंगल राज खत्म होगा और सुशासन बाबू के नाम से उन्हें प्रसिद्ध किया गया। लेकिन इस उठापटक के बीच उन्हें कितना फुर्सत मिला कि वो बिहार की स्थिति को भी सुधार सकें। कई स्थितियों में उन्होंने कुछ ही हद तक बिहार में सुधार लाने की कोशिश भी की और वो सफल भी रहे। तो इन सभी सुधारों और बिगड़े हालातों की बात करेंगे, तो चलिए शुरू। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा की, क्योंकि बिहार अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा पर ही खर्च करता है। वैसे बिहार के शिक्षक और शिक्षा का क्या आलम है, ये हम आए दिन अपनी यूट्यूब वीडियो पे देखते ही रहते हैं कि वहाँ के शिक्षक किस हद तक योग्य है और बिहार सरकार कितना इनके प्रति सजग है, ये सब हम लोग जानते हैं। फिर भी हम मैट्रिक में बढ़िया नंबर लाएंगे ना तो बढ़िया मेहरारू मिलेगा एकदम सब होके उना मेहरारू चाहे सुनर। बिहार सरकार अपने बजट का लगभग 20% भाग शिक्षा पर खर्च करती है। 2023-24 की बजट की बात करें तो लगभग 41,000 करोड़ बिहार सरकार ने शिक्षा बजट के लिए आवंटित किया था। लेकिन फिर भी बिहार की साक्षरता दर की बात करें, उसका साक्षरता दर केवल और केवल 61.8% ही है। यानी लगभग 100 में से 61 लोग साक्षर हैं और बाकी 39 लोग निरक्षर हैं, यानी वो अंगूठा छाप हैं। अगर क्लास वाइज इन शिक्षाओं को बांटा जाए तो 1 से 5 तक की शिक्षा पाने वाले व्यक्तियों की संख्या 100 में से केवल और केवल 22 है। उसके ऊपर 6 से 8 तक की शिक्षा पाने वालों की संख्या केवल और केवल 14 है, और 8 के ऊपर 9 और 10 की शिक्षा पाने वालों की संख्या भी लगभग 14 के आसपास ही है। 11 और 12 के शिक्षा पाने वाले बच्चों की संख्या 100 में से लगभग 9 या 10 के करीब है। यानी इससे आप पता कर सकते हैं कि शिक्षा बजट कितना बड़ा है, लेकिन उसकी स्थिति शिक्षा में बिहार की क्या है। आए दिन शिक्षकों की फर्जीवाड़े और अयोग्य शिक्षकों की भर्ती, ये मुख्य कारण है बिहार में शिक्षा की स्थिति बदहाल करने की। विषय ऐसे शिक्षकों के हाथों में है जिनको अपना नाम भी ठीक से लिखना नहीं आता। दूसरी बात करें स्वास्थ्य की, तो बिहार स्वास्थ्य की स्थिति भी डामाडोल ही चल रही है। क्यों? लेकिन बिहार अपने बजट का लगभग 5% हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च करता है। वो हर तरह से तैयार रहना है, इन बच्चों को मौत के मुंह से बचाना है। बिहार में डॉक्टरों का पद 91,000 है, लेकिन उसमें से केवल और केवल 46,000 पद ही पूर्ण रूप से भरे हुए हैं और बाकी के पद रिक्त पड़े हुए हैं। इस 2023 और 24 के बजट की बात करें तो लगभग 16,000 करोड़ रुपए, जो पिछले बजट से 800 करोड़ रुपए ज़्यादा था, बिहार सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए आवंटित किया था। 1899 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिसमें से 400 के करीब प्राथमिक केंद्रों में ही 4 MBBS डॉक्टर आवंटित है और बाकी केंद्र वैसे ही पड़े हुए हैं। तीसरा रोजगार की बात करें तो जब 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तो इन्होंने वादा किया था कि बिहारियों को दूसरे राज्य में जाके काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बिहार में ही ऐसा माहौल बनाएंगे कि रोजगार बिहार में ही बिहारियों को दिया जाएगा। लेकिन आज भी हालात वैसे के वैसे ही हैं। एक सर्वे के मुताबिक बात करें तो लगभग बिहार के 80% श्रमिक ऐसे हैं जिनके पास खुद का कोई जमीन ही नहीं है, और है भी तो 1 एकड़ से कम। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार रेमिटेंस के मामले में देश में दूसरे पायदान पर है। यानी वहाँ के श्रमिक दूसरे राज्य में जाकर काम करते हैं और औसतन 2100 रुपये अपने घर भेजते हैं। यानी इसका वैल्यू निकाला जाए तो बिहार की GDP का 5% हिस्सा रेमिटेंस से आता है। रेमिटेंस यानी जब कोई श्रमिक या जब कोई व्यक्ति किसी अन्य राज्य में जाकर काम करता हो और अब घर खर्च के लिए घर पर जो पैसे भेजता है उसे रेमिटेंस कहा जाता है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के मुताबिक बात करें तो बिहार में 2017-18 की बेरोजगारी दर लगभग 22%, जो 2018-19 में 30% तक बढ़ चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे कोरोना आया ये बेरोजगारी दर 46% तक बढ़ चुकी, यानी प्रत्येक 100 बिहारियों में से 46 बिहारी बेरोजगार हो चुके थे।
कोरोना काल के दौरान लगभग 40 लाख श्रमिक बिहार वापस लौट चुके थे। नीतीश कुमार कितना भी विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो बिहार को गरीब राज्य के दर्जे या गरीब राज्यों की सूची से बाहर नहीं निकाल पाए। बिहार की सांस्कृतिक समृद्धि के बाद भी आज भी बिहार देश के 5 सबसे गरीब राज्यों में आता है, जिसकी गरीबी दर 33% है। यानी प्रत्येक 100 में से 33 लोग बिहार के गरीबी रेखा के नीचे हैं। प्लानिंग कमीशन के 2012 के डेटा के मुताबिक बात करें तो 2005 में बिहार में गरीबी दर लगभग 55% था, जो 2020 तक आते आते 31 से 33% हो चुका था। यानी नीतीश कुमार ने कुछ हद तक यानी लगभग 22% गरीबी दर को कम भी किया। बिहार की जीडीपी की बात करें तो 2005 में बिहार की जीडीपी 1 लाख करोड़ रुपए थी, जो 2020 तक आते आते 6.86 लाख करोड़ रुपए हो चुकी थी। यानी बिहार की जीडीपी में भी 7 गुना की वृद्धि देखी गई। लेकिन आज भी वहाँ की प्रति व्यक्ति आय केवल और केवल 43,000 रुपये ही है, लेकिन 2005 में इसकी तुलना करें तो 8,000 थी। यानी नीतीश कुमार ने प्रति व्यक्ति आय को भी लगभग 5 गुना बढ़ाया है। लेकिन अन्य राज्यों की तुलना की बात करें तो तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों की प्रति व्यक्ति आय 1 लाख रुपए से ऊपर है, जिसकी तुलना में बिहार की प्रति व्यक्ति आय काफ़ी कम है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार के लोगों को अपनी दैनिक क्रियाओं और अपने घर चलाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता होगा। अगला बात करें अपराध के लिए, तो अपराध सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार के लिए एक प्रमुख बिंदु था, क्योंकि 2005 में जब वो शासन में आए थे तो लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ ही वो शासन में आए थे। लेकिन अपराध के आंकड़े उनके इस सुशासन जैसे टैग को समर्थन नहीं करती हैं, क्योंकि 2005 की बात करें तो जहां अपराध के लगभग 1 लाख मामले दर्ज हुए थे, 2019 आते आते ये लगभग 2 लाख तक पहुंच चुके थे। यानी 2 गुना अपराध भी नहीं रुका और न उतना विकास ही हुआ। तो नीतीश सरकार कर क्या रही है? वैसे कुछ हद तक नीतीश कुमार बिहार को आगे या विकसित राज्य की तरफ ले जाने में सक्षम बन रहे हैं, लेकिन इतना नहीं कि वो अन्य राज्यों की तुलना में बिहार को समर्थ बना सकें। यानी बिहार के लोगों के लिए और बिहार सरकार को बिहार के विकास के लिए और काम करने की ज़रूरत है। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।